आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट की। ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में आप ज्यादातर चीजें सुप्रीम कोर्ट की कट कॉपी पेस्ट करिए, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग है। तो हम देखेंगे आज दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जितनी भी हमारी पीडीएफ्स है अब हम फाइनली स्टडी ग्लोस के चैनल पे डालते हैं जो टेलीग्राम पे है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, आपको फायदा होगा। अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही हमारा हाई कोर्ट है स्टेट्स में। अभी तक कितने हाई कोर्ट हैं बताइए? देश में कितने हाई कोर्ट है कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले लेक्चर में बताया था। तो हाई कोर्ट के पास भी बहुत ज्यादा ताकत है। ठीक है। अब हाई कोर्ट जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट है, वैसे ही हाई कोर्ट भी हमारा प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, राइट है। आपको बता दूं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही बचाते हैं। समझ रहे हैं? यहां तक कि हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन में। अगर हम रिट्स ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो हाई कोर्ट जो है वो लीगल मैटर्स पे भी रिट्स जारी कर सकता है। समझ रहे हैं? तो हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो टोटल हम 7 पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या था? स्टेट के बीच में जब डिस्प्यूट होता। यहां पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? जब मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। समझ रहे हैं? ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, रेवेन्यू मैटर का कोई डिस्प्यूट हो, या फिर फंडामेंटल राइट्स सिटीजंस के इन्फोर्स करने हो। समझ गए? फिर आता है हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। रिट्स ज्यूरिसडिक्शन, देखिए ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। हबीस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, इस पे ऑलरेडी लेक्चर है मेरा, आप देख लीजिएगा। सेपरेटली मैंने कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं। बाकी केसेस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले सेशंस कोर्ट जाएंगे, मतलब पहले जो लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है तो आप जाओ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कोई आपको नहीं रोक रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन में ज्यादा ताकत है सुप्रीम कोर्ट से। समझ रहे हैं? हाई कोर्ट जो है वो जो रिट्स है वो लीगल राइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। समझ रहे हैं? अदर पर्पस के लिए भी, लीगल राइट के लिए भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है तब वो इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हैं? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन की जो पावर है, मतलब जो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ज्यादा है। अब अगर मान लीजिए कि कोई जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, लेकिन मामला उस हाई कोर्ट का है, तब भी वो रिट्स जारी कर सकता है। समझ रहे हैं? और ये आर्टिकल 226, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 226 में लिखा है। तो ये आर्टिकल 226 है। और सुप्रीम कोर्ट में बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ये रिट्स का जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 2 सवाल हो गए आपके। ठीक है। तो आर्टिकल 226 ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है ना? फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अदर पर्पस के लिए भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते हैं, ये तो लिख ही गया है, फिर सवाल पूछने का फायदा ही नहीं। अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो आपको पता ही है कि जब अपील को रिवर्स करना होता है, कोई डिसीजन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या था? जब हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया और उसको रिवर्स करना है, तो वह अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आएगा। समझ रहे हैं? जब किसी जजमेंट के खिलाफ अपील सुनी जा रही है, अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ, अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। तो जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, कोई जजमेंट वहां पे पास हुआ, हाई कोर्ट में मामला जाएगा और उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील्स सुनी जाएंगी। समझ रहे हैं? आप दो तरीके के अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन में, दो तरीके की ज्यूरिसडिक्शन, दो तरीके के केसेस कवर होते हैं। एक तो सिविल केसेस, सिविल मैटर्स, ठीक है। अब सिविल में फर्स्ट अपील आएगी, सेकंड अपील आएगी, ठीक है, जो जजमेंट सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने दे दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिए हैं। समझ रहे हैं? अब अगर क्रिमिनल मैटर की बात है तो क्रिमिनल मैटर्स में दोस्तों क्या होगा?
बहुत ज्यादा सजा दी गई है, 7 साल से ज्यादा की सजा दी गई है किसी इंसान को, तो मामला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील सुनी जाती है। कोई भी इंसान हाई कोर्ट में जा सकता है, मुझे बहुत ज्यादा सजा दी गई है, आप इस अपील को सुनिए। साथ ही साथ अगर डेथ सेंटेंस किसी को दिया है, सेशन कोर्ट ने अगर किसी को मौत की सजा दी है, तो हाई कोर्ट उस पर ठप्पा लगाएगा। बिना हाई कोर्ट की परमिशन के कोई भी सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस अवॉर्ड नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें दोस्तों, तो ये काफी वाइड है, ठीक है ना। सुपरवाइजरी जाहिर सी बात है कि ये सुपरवाइज करता है ना। जो इसके नीचे कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको जो इनके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, जैसे यूपी का हाई कोर्ट है, तो उसके नीचे जितने भी कोर्ट्स आएंगे, सेशन कोर्ट है, जो भी, ठीक है, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, वो सब इनके अंडर आएंगे और इनको सुपरवाइज करेगा हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि जनरल रूल्स भी बना सकता है, ठीक है, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना है वो भी बता सकता है, बुक एंट्रीज को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, और फी को भी सेटल कर सकता है। यानी कि एक तरीके से ये सुपरवाइज करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो ताकत है यहां पे हाई कोर्ट की, ये काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीज। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे तो इनका कंट्रोल होता ही है, ठीक है। जब भी अपॉइंटमेंट की बारी आती है, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रिक्ट जजेस की बारी आती है, ठीक है, तब हाई कोर्ट का इसमें हाथ होता है, हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है। समझ रहे हैं? उसके बाद प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, पोस्टिंग, इन सबको भी हाई कोर्ट देखता है। अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, उसको विड्रॉ किया जा सकता है। अगर उसमें कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, तो हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा, उस केस को और अपने पास लेगा। समझ रहे हैं? उसके बाद दोस्तों, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए, जो भी प्रोसीडिंग चलती है, जो जजमेंट्स होते हैं, उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है, कोर्ट की मेमोरी में होता है। जब इस तरीके का कोई दोबारा केस आता है या इसी केस को अगर कहीं पे और सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ये एविडेंस जो है, यही जो कोर्ट में चला है, ठीक है, जो रिकॉर्ड है, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। बार बार रिकॉर्ड पेश करने की या प्रोसीडिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि जब भी हम लॉ की बात करते हैं, हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही साइड करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है या जो हाई कोर्ट कहता है या जो भी कोर्ट में डिसीजन आया है, हम हमेशा उसको साइड करते हैं। यानी कि कानून को बनाए रखने के लिए, हमको लोगों को समझाने के लिए, संविधान को बरकरार रखने के लिए, डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया, हाई कोर्ट ने ये बोला, तो इसीलिए जो कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है। इसके जो भी डिसीजंस आते हैं वो बाइंडिंग तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनको यूज भी किया जाता है लीगल रेफरेंसेस के लिए। समझ गए? फिर दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू। अब ये मैंने आपको बताया था, जुडिशियल रिव्यू पे पूरा लेक्चर है मेरा, देख लीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल रिव्यू की बात करें दोस्तों, ये भी एक हाई कोर्ट की पावर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखता है, ठीक है। इसके पास ये ताकत है कि अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है, अगर कोई ऐसी चीज आई है जो कि इलीगल है, जो संविधान के खिलाफ है, तो हाई कोर्ट जो है उसका रिव्यू कर सकता है, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है, कोई ऐसा एक्ट पारित हो रहा है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ नहीं है, तब हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। अथॉरिटी अपने आप को सुप्रीम मान रही है, तब हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। समझ रहे हैं? तो ये हाई कोर्ट का चैप्टर खत्म, चैप्टर 34 इज फिनिश्ड। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। स्टडी ग्लोस टेलीग्राम पे जरूर आइए, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।